नमस्कार और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल कोर्से में। और आज से हम एक नया डोमेन जो है, डोमेन मीन्स जो नया विषय जो है कानूनी पहलू से जुड़ा, उसके बारे में जो भी लीडिंग जजमेंट्स है आ, उसकी हम चर्चा करेंगे या उसके विषय पर बात करेंगे। तो डोमेन जो है आज का ये एमसीओसी एक्ट है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट जो है महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, और इसी स्टैचूट के पैरेलल में और भी प्रांत जो है, स्टेट जो है, उनका भी अपना अपना अलग ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से उनसे निपटने के लिए जो भी कानून है वो एमसीओसी के तहत ही आइडेंटिकल ही है ऑलमोस्ट। तो ये महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट 1999 यानी कि एमसीओसी, इससे जुड़ा हुआ ये मसला है। और अगले आने वाले कुछ वीडियोस में सब्जेक्ट वाइज एमसीओसी के जो लीडिंग जजमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का जजमेंट हम शुरू करते हैं। साइटेशन अगर मैं आपको बताऊं तो अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स 2022 8 SCC 282 ये है। अब ये जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो यानी कि जो मेन इशू जो सुप्रीम कोर्ट के नज़रिए से उसके ऊपर फैसला देना था वो ये कि क्या एमसीओसी लगाने के लिए प्रत्येक अपराध का उद्देश्य आर्थिक लाभ प्राप्त करना होना आवश्यक है। क्या वास्तविक हिंसा का प्रयोग अनिवार्य है। क्या किसी पुराने मुकदमे में आरोपी के बरी हो जाने या मामला क्वैश हो जाने के बाद भी उस चार्जशीट को कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी निर्धारित करने के लिए देखा जा सकता है। और क्या एमसीओसी की धारा 18 यानी कि सेक्शन 18 के अंतर्गत कन्फेशन को प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देते समय ध्यान में रखा जा सकता है। यहाँ पे आपको एक बता दूँ कि नॉर्मल सिचुएशन में जो कन्फेशन होता है पुलिस के सामने वो इनएडमिसिबल होता है, यानी कि एडमिसिबल नहीं होता है। लेकिन एमसीओसी स्पेशल स्टैट्यूट के तहत जो कन्फेशन है, जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के सामने, यानी कि अगर कन्फेशन होता है तो वो एडमिसिबल है। ये सेक्शन 18 का प्रावधान है एमसीओसी एक्ट का। तो आइए समझते हैं कि ये पूरी पृष्ठभूमि क्या थी इस फैसले तक पहुंचने के लिए। तो जो अपीलार्थी थे यहाँ पे, जो अभिषेक, मिस्टर अभिषेक जो एक एक्यूज थे, वो एक एलिजेड ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के मेंबर थे, ये एलिगेशन था। और प्रोसिक्यूशन का एक एलिगेशन था कि यह सिंडिकेट लगातार गंभीर आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। और अक्यूज के साथ और भी जो अन्य आरोपी थे इसमें, इनके विरुद्ध मारपीट, हथियारों के प्रयोग, धमकी, इंटिमिडेशन और अन्य अपराधों से संबंधित कई मामले दर्ज थे। तो जांच के दौरान पुलिस ने एमसीओसी की धाराएं इन पे लगाई। इसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस तथा कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर ने धारा 23 सबसेक्शन 2 यानी सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 एमसीओसी एक्ट के अंतर्गत अभिषेक और उनके बाकी जो 6 सपाटी थे, आरोपी थे, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर दी।
ये प्रोविज़न होता है कि जो कमिश्नर या डायरेक्टर जनरल रैंक का जो ऑफिसर होता है वो सैंक्शन देता है एमसीओसी प्रोसिक्यूशन की। तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने जिन परिस्थितियों में जिन डॉक्यूमेंट्स का मटेरियल ऑन रिकॉर्ड्स, यानी कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उनके सामने मटेरियल ऑन रिकॉर्ड के गो थ्रू करने के बाद ही वो सैंक्शन देते हैं। तो जिन मटेरियल ऑन रिकॉर्ड का सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने विवरण किया, जिसके बिना पे सैंक्शन दिया, उसमें पहला ये था कि आरोपियों के विरुद्ध दर्ज पुराने अपराध और चार्जशीट। दूसरा, अलग अलग अपराधों में कुछ कॉमन एक्यूज की मौजूदगी। और तीसरा, गैंग लीडर, एलिजेड गैंग लीडर और एक अन्य आरोपी के कन्फेशनल स्टेटमेंट। और चौथा, मोबाइल फ़ोन्स, व्हीकल वेपन्स और पेन ड्राइव जैसे जो मटेरियल्स थे। अब ये जो आरोपी है अभिषेक, इसने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में सैंक्शन, जो सैंक्शन 23(2) सेक्शन 23(2) के अंतर्गत डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या कमिश्नर ऑफ पुलिस नागपुर ने दी थी, उसे बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दी। ऑब्वियसली बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच ने उसकी जो याचिका थी उसे उसमें असहमति जताते हुए उसे ठुकरा दी, और अब जो है मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो अक्यूज्ड है, जो यहाँ पे अपीलेंट है, उसका मेन तर्क ये था कि एमसीओसी अपने आप में बहुत ही स्ट्रिंजेंट स्टैट्यूट है, और इसके अंदर स्ट्रिंजेंट पीनल प्रोविजन से बेल बहुत मुश्किल परिस्थितियों में मिलता है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट कंडीशंस इम्पोज किए जाते हैं, प्रॉपर्टी अटैचमेंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरसेप्शन, और जो पुलिस ऑफिसर के सामने जो बयान दिए जाते हैं उन्हें जो कन्फेशन दिए जाते हैं या बयान दिए जाते हैं उन्हें एडमिसिबल माना जाता है। ये अपने आप में एक असाधारण प्रावधान है। ये अपीलेंट जो है अभिषेक, जो अक्यूज है, उसका अपना एक तर्क था। इसलिए इसके प्रत्येक प्रावधान का स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए। अक्यूज का मानना था कि उसके विरुद्ध जिन पुराने मामलों का उल्लेख किया गया है उनमें एमसीओसी के इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट, आवश्यक इंग्रेडिएंट मौजूद ही नहीं थे। उसका ये भी कहना था कि पुराने मुकदमे में वो एक्विट हो चुका है, बरी हो चुका है। और जो दूसरा एक मसला है, वहाँ पे सेटलमेंट के द्वारा में जो ऑफेंसेस थे जिसके तहत एफआईआर हुई थी, जो भी ऑफेंस के लिए हुई थी, तो आपसी सेटलमेंट में बाय कंसेंट जो है एफआईआर क्वैश कर दी गई। प्रत्येक पुराने अपराध में पेक्यूनरी बेनिफिट अथवा इकोनॉमिक एडवांटेज प्राप्त करने का उद्देश्य साबित भी नहीं हुआ था। और मेन आर्गुमेंट ये भी था कि सेक्शन 18 यानी सेक्शन 18 यानी कि धारा 18 के कन्फेशनल स्टेटमेंट का प्रयोग सैंक्शन देने के लिए नहीं किया जा सकता। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। अभिषेक द अपीलेंट जो अपराधी था, सुप्रीम कोर्ट के सामने मेन जो है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ जो थे वो ये थे कि एमसीओसी के अंतर्गत कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी का वास्तविक अर्थ क्या है। सेकंड क्वेश्चन था क्या ऑर्गेनाइज क्राइम स्थापित करने के लिए वास्तविक हिंसा का प्रयोग आवश्यक है। तीसरा, क्या प्रत्येक ऑर्गेनाइज क्राइम का उद्देश्य आर्थिक या पेक्यूनरी बेनिफिट प्राप्त करना होना चाहिए। चौथा, क्या एक्विटल अथवा क्वैशिंग के बाद पुरानी चार्जशीट को सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी के लिए देखा जा सकता है। और पांचवा, क्या सेक्शन 18 के कन्फेशन को सैंक्शनिंग अथॉरिटी विचार में ला सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील है उसे खारिज कर दी और उसके प्रोसिक्यूशन के लिए दी गई सैंक्शन को वैलिड माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमसीओसी एक स्ट्रिंजेंट स्टैट्यूट है और
उसके डेफिनेशन को भी स्ट्रिंजेंट नज़रिए से देखा जाना चाहिए। लेकिन स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का अर्थ यह नहीं है कि कानून की इतनी संकीर्ण व्याख्या की जाए कि उसका उद्देश्य ही विफल हो जाए। अर्थात न्यायालय को एक और व्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रोसीजरल सेफगार्ड की रक्षा करनी है, यानी कि एक और तो इंडिविजुअल राइट्स और प्रोसीजरल सेफगार्ड दोनों के बीच का एक बैलेंस रखना है। वहीं दूसरी ओर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से निपटने के लिए बनाए गए कानून को अप्रभावी भी नहीं बनाना है। यानी कि एक और अगर हम इंडिविजुअल राइट्स और प्रोसीजरल सेफगार्ड को बैलेंस रखना है, तो दूसरी ओर जो स्ट्रिंजेंट कानून है एमसीओसी जैसे, इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है इनसे निपटने के लिए एक कानून बनाया है, उसे अप्रभावी नहीं बनाना। तो पहला सिद्धांत क्या था कि वास्तविक हिंसा आवश्यक नहीं है। एमसीओसी की धारा 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई ये जो है इसके अनुसार ऑर्गेनाइज क्राइम निम्न माध्यमों से किया जा सकता है। एक, वायलेंस; दूसरा, थ्रेट ऑफ वायलेंस, इंटिमिडेशन, कोएर्शन या अदर अनलॉफुल मीन्स। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक्चुअल फिजिकल वायलेंस का प्रयोग प्रत्येक मामले में आवश्यक नहीं है। यदि ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट धमकी, भय, दबाव, इंटिमिडेशन, कोएर्शन या किसी अन्य अनलॉफुल मीन्स का प्रयोग करता है तो भी एमसीओसी लागू हो सकता है। इसलिए यह तर्क को स्वीकार नहीं किया जाएगा कि एमसीओसी लगाने के लिए हर पुराने अपराध में वास्तविक हिंसा का आरोप होना चाहिए। दूसरा सिद्धांत, अदर एडवांटेज केवल आर्थिक लाभ नहीं है। एमसीओसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ई में पेक्यूनरी बेनिफिट, अनड्यू इकोनॉमिक एडवांटेज और अदर एडवांटेज, इनका प्रयोग किया गया, इन शब्दों का प्रयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदर एडवांटेज को केवल धन अथवा आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं किया जा सकता। इस मामले में हो सकते हैं कि किसी क्षेत्र में ज्ञान की सुप्रीमेसी स्थापित करना, समाज में भय या आतंक पैदा करना, किसी इलाके पर अपना प्रभाव और नियंत्रण बढ़ाना, प्रतिद्वंदी समूह को दबाना और क्राइम सिंडिकेट के भीतर अपनी शक्ति या प्रतिष्ठा बढ़ाना। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की फुल बेंच, जो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस गगन सिंह नेपाली के हवाले से, गैंग की लगातार आपराधिक गतिविधियों का उद्देश्य समाज में दबदबा, सुप्रीमेसी या टेरर स्थापित करना है, तो वह अदर एडवांटेज की श्रेणी में आ सकता है, भले ही तत्काल आर्थिक लाभ का स्पष्ट प्रमाण ना हो। ये जो प्रेसिडेंट था इसका इसमें जिक्र किया जाता है। तीसरा सिद्धांत है कि कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी। एमसीओसी के सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन डी के अंतर्गत कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी स्थापित करने के लिए सामान्यतः निम्न शर्तों पर विचार किया जाता है। यानी कि जो फॉलोइंग पॉइंट्स है वो क्या हो सकते हैं: गतिविधि कानून द्वारा प्रतिबंधित हो, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, उसके लिए कम से कम 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान हो, वह व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के सदस्य के रूप में अथवा उसकी ओर से की गई हो, पिछले 10 वर्षों में एक से अधिक चार्जशीट दाखिल हुई हो और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उन ऑफेंस का कॉग्निजेंस लिया हो। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर पुराने अपराध में ऑर्गेनाइज क्राइम की संपूर्ण परिभाषा को अलग अलग साबित करना जरूरी नहीं है। पुरानी चार्जशीट कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी की पृष्ठभूमि स्थापित करता है। इसके बाद वर्तमान अपराध और संपूर्ण मटेरियल के आधार पर यह देखा जाता है कि गतिविधि का ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट से आवश्यक संबंध है या नहीं। चौथा सिद्धांत था एक्विटल या क्वैशिंग का प्रभाव। अभिषेक के मामले में एक पुराने मुकदमे में वो बरी हो चुका है और दूसरा जो मसला है वो सेटलमेंट के आधार पर क्वैश कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन डी के लिए महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि क्वालिफाइंग चार्जशीट दाखिल हुई थी और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसका कॉग्निजेंस लिया था। किसी मुकदमे में बाद में एक्विटल हो जाना, डिस्चार्ज मिलना तथा
सेटलमेंट के कारण प्रोसीडिंग्स को क्वैश हो जाना उस चार्जशीट को स्वतः अस्तित्वहीन नहीं बना देता। न्यायालय ने विशेष रूप से देखा कि मामले में प्राइवेट विटनेस हॉस्टाइल हो गए थे और कई गवाह उपस्थित ही नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि विटनेस इंटिमिडेशन और गवाहों का हॉस्टाइल होना उन्हीं समस्याओं में शामिल है जिनसे निपटने के लिए एमसीओसी में विटनेस प्रोटेक्शन जैसे विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। लेकिन यह एक सावधानी आवश्यक है लेकिन यहाँ पे एक सावधानी आवश्यक है, वो यह है कि इस निर्णय का अर्थ यह नहीं है कि हर एक्विटेड या क्वैश्ड केस अपने आप में एमसीओसी लगाने के लिए पर्याप्त होगा। अन्य सभी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट का पूरा होना और ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के साथ वास्तविक संबंध दिखाना भी आवश्यक है। पांचवा सिद्धांत, सेक्शन 18 का कन्फेशन। सामान्य आपराधिक कानून के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन सामान्यतः एडमिसिबल होता है, लेकिन एमसीओसी की धारा 18 में यानी सेक्शन 18 में एक विशेष अपवाद प्रदान किया है। निर्धारित रैंक के पुलिस ऑफिसर के सामने उचित स्टैट्यूटरी प्रोसीजर का पालन करते हुए दर्ज कन्फेशन कुछ परिस्थितियों में कन्फेसर तथा उसके को एक्यूज अबेटर या कॉन्स्पिरेटर के ट्रायल में एडमिसिबल हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी ऐसे कन्फेशनल स्टेटमेंट पर विचार कर सकती है। इस मामले में कन्फेशनल सैंक्शन का एकमात्र आधार नहीं था। अथॉरिटी ने वेपन्स, व्हीकल्स, मोबाइल फ़ोन्स, पेन ड्राइव और अन्य जांच सामग्री पर भी विचार किया था। इसलिए कोर्ट ने माना कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने रिलेवेंट मटेरियल पर समुचित रूप से अपना माइंड अप्लाई किया था। हालांकि कोर्ट ने यह भी दोहराया कि सेक्शन 18 सामान्य एविडेंस का अपवाद है, इसलिए इसका प्रयोग केवल निर्धारित सीमाओं और सेफगार्ड के अधीन किया जाना चाहिए। छठा सिद्धांत, सैंक्शन को ट्रायल में चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सैंक्शन को एक प्रिलिमिनरी स्टेज पर वैध मानने का अर्थ यह नहीं है कि आरोपी दोषी सिद्ध हो गया। आरोपी स्पेशल कोर्ट के सामने सैंक्शन को चुनौती दे सकता है। वह यह दिखा सकता है कि अथॉरिटी के सामने आवश्यक मटेरियल था ही नहीं, सैंक्शन में नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट की पूरी नहीं हुई और कन्फेशनल और अन्य एविडेंस कानूनी रूप से स्वीकार करने योग्य थे ही नहीं। आवश्यकता पड़ने पर सैंक्शनिंग अथॉरिटी से क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है, इसलिए सैंक्शन प्रोसिक्यूशन शुरू करने की अनुमति है, यह कन्विक्शन का प्रमाण नहीं है। सातवां सिद्धांत, एब्सकॉन्डर को डिस्क्रिशनरी रिलीफ। इस मामले में जो आरोपी अभिषेक है उनको सेक्शन 82 सीआरपीसी रेड विथ सेक्शन 20 सबसेक्शन 3 एमसीओसी एक्ट के अंतर्गत एब्सकॉन्डर घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की पहुंच से बाहर रहता है और कानूनी प्रक्रिया का सामना नहीं करता, वो सामान्यतः डिस्क्रिशनरी रिलीफ का अधिकारी नहीं होता। जब कोई आरोपी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एब्सकॉन्डर है तथा एंटीसिपेटरी बेल अथवा आर्टिकल 136 के अंतर्गत विशेष राहत का दावा अत्यंत कमज़ोर हो जाता है। यानी कि अगर आप तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो या एब्सकॉन्डर हो, तब एंटीसिपेटरी बेल या आर्टिकल 136 के अंदर जो एसएलपी है उसके तहत विशेष राहत का जो दावा होता है वो कमज़ोर हो जाता है। तो इस लिहाज से जो निर्णय का सार रेशो क्या है, एमसीओसी लागू करने के लिए एक्चुअल वायलेंस या डायरेक्ट मॉनेटरी गेन प्रत्येक मामले में अनिवार्य नहीं है। थ्रेट, इंटिमिडेशन, कोयर्शन या अदर अनलॉफुल मीन्स भी पर्याप्त हो सकते हैं। अदर एडवांटेज में गैंग की सुप्रीमेसी, डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस और सोसाइटी में फियर पैदा करना भी शामिल हो सकता है। कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए क्वालिफाइंग चार्जशीट और कॉग्निजेंस महत्वपूर्ण है। बाद में एक्विटल या क्वैशिंग उन चार्जशीट को हर परिस्थिति में अप्रासंगिक नहीं बनाता। सेक्शन 18 के कन्फेशन को सैंक्शनिंग अथॉरिटी अन्य उपलब्ध एविडेंस के साथ विचार में ला सकती है, लेकिन प्रोसिक्यूशन को फिर भी आरोपी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट के बीच वास्तविक और कानूनी रूप में समर्थित संबंध दिखाना होगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? यह निर्णय इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज और प्रोसिक्यूशन को एमसीओसी की एप्लीकेबिलिटी पर विस्तृत मार्गदर्शन करता है। एक प्रेसिडेंट है ये।
इसके बाद केवल यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि अपराध में प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ नहीं हुआ या वास्तविक हिंसा का प्रयोग नहीं किया गया। यदि गतिविधियों का उद्देश्य ज्ञान का दबदबा, टेरिटोरियल कंट्रोल, सुप्रीमेसी या टेरर स्थापित करना था तो अदर एडवांटेज का एलिमेंट पूरा हो सकता है। दूसरी ओर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट रखा कि एमसीओसी की कठोरता के कारण स्टैट्यूटरी सेफगार्ड का ईमानदारी और सख्ती से पालन आवश्यक है। अलग अलग और असंबंधित अपराधों को केवल संख्या के आधार पर जोड़कर एमसीओसी नहीं लगाया जा सकता। अभियोजन को ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी और आरोपी की भूमिका के बीच आवश्यक नेक्सस दिखाना ही होगा। तो अभिषेक वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एमसीओसी की व्याख्या पर सुप्रीम कोर्ट का एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय। यह जजमेंट कानून प्रवर्तन की आवश्यकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करता है और कोर्ट ने एमसीओसी की संकीर्ण और व्यवहारिक व्याख्या को अस्वीकार किया है। दूसरी ओर उसने दोहराया कि स्पेशल पिनल स्टैट्यूट होने के कारण एमसीओसी के प्रोसीजरल सेफगार्ड और स्टैट्यूटरी इंग्रेडिएंट्स का कठोरता से पालन होना आवश्यक है। आपकी दृष्टि में सुप्रीमेसी या इलाके में दबदबा स्थापित करना अदर एडवांटेज माना जाना चाहिए, और यह जो है सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो इस लिहाज से ये आज का वीडियो इस लैंडमार्क जजमेंट के बारे में विश्लेषण करते हुए, उम्मीद है आपको ये पसंद आया हो। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगा अगले वीडियो में एमसीओसी मसले से जुड़े हुए और एक लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात करते हुए। तब तक के लिए विदा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय, सी यू अगेन।